मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था, सिलेबस से रिलेटेड टू द पॉइंट बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा। कुछ बीच बीच में कुछ सेट्स SETS, कुछ सेट ऐसे वीडियोस के भी दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, भले ही वो सिलेबस में नहीं है। जैसे कि मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करें या इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, ये भी देता चलूँगा। लेकिन साथ साथ में ये निःशुल्क क्लास है, ये भी दूंगा। पेड क्लासेस भी हैं, पेड क्लासेस में भी आइए, आपको वो मिलेगा जो अन्यत्र नहीं मिल सकता। बहुत अंतर है मेरे पढ़ाने में और उन लोगों के पढ़ाने में जो कभी भी इस एग्ज़ाम को पास नहीं किए हैं। बेटा, आपने 10th में जब ट्यूशन की थी तो 10th फेल अध्यापक से नहीं की थी। 12वीं क्लास में जब आपने ट्यूशन पढ़ी थी तो 12वीं फेल से नहीं पढ़ी थी। BA में BA फेल ने आपको नहीं पढ़ाया क्लास में। लेकिन आप IAS की तैयारी उन लोगों के पास करने जाते हैं जो IAS खुद कभी क्लियर नहीं कर पाए। मैं PCS 4 बार क्लियर कर चुका हूँ। IAS की मेरी उम्र निकल चुकी थी जब मैंने सिविल सर्विसेज के लिए सोचा। मैं प्रोफेसर बनना चाहता था, यही मेरी तमन्ना थी। आखिरकार मैंने यही अपनी तमन्ना पूरी की। जब मैं PCS हो गया, IAS रैंक पे पहुँच गया, असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, तब मैंने VRS लेकर और अपनी तमन्ना पूरी की और IAS PCS को पढ़ाना शुरू किया 2001 में। 15 साल रिटायरमेंट के रह गए थे। कहानी नहीं सुनाऊंगा, चिंता मत करिए, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपको जो पढ़ा रहा व्यक्ति वो है कौन। 22 साल से आपको पढ़ा रहा हूँ पेड क्लासेस में, और 2016 से इन चैनलों पर सिवाग IAS, शिखर IAS और आनंद डिवाइन चैनल पर, जिसका नाम पहले APLM हुआ करता था, वो भी चैनल देखिए। और जब देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट्स ज़रूर करिए। मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपको बहुत ज़्यादा दूंगा, इतना ज़्यादा दूंगा कि आपको शायद पेड क्लास की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन ये आपके हाथ में है कि अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए, स्वयं सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए। खाली जी गुरुजी या खाली गुरुजी नमस्ते कहने से नहीं काम चलेगा। इतना तो आपके अंदर इमेजिनेशन होना चाहिए कि वीडियो के कंटेंट पर आप कुछ तो कमेंट कर सकें। वो कमेंट करिए। मैं वीडियोस में प्रश्न भी पूछा करूंगा जिसके उत्तर आप कमेंट्स में दिया करें। मैं अगर आपका कमेंट लाइक कर देता हूं तो इसका मतलब ये है कि आपने अच्छा लिखा। अगर मैं लव का साइन बनाता हूं, साइड में यूँ बना होता है जिसको मैं टच कर दूं, इसका मतलब बहुत लवली लिखा है आपने, बहुत अच्छा लिखा है। यही ऑप्शन है उसमें, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है GS 4th पेपर का एटीट्यूड है, सिलेबस में है एटीट्यूड। मैं मनोविज्ञान से PG हूँ। मैंने 7 सब्जेक्ट से PG किया है। उन 7 सब्जेक्ट में एक विषय मनोविज्ञान भी है जिसमें मेरे बहुत सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश हैं। ये मनोविज्ञान का विषय है, अभिवृत्ति, एटीट्यूड। दैनिक जीवन में हम इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, बड़ा एटीट्यूड वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एटीट्यूड का वो मीनिंग बताऊंगा जो GS के 4th पेपर में सीधे सीधे आप लिख कर आएंगे तो इतने नंबर पाएंगे कि संभालते संभालते थक जाएंगे। इतने नंबर मिलेंगे, ये गारंटेड है। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, गर्गेन GERGEN, फिशबीन FISHBEIN और आजीन AJZEN अजीन। इन्होंने कुछ परिभाषाएं दी, मनोविज्ञान में कुछ परिभाषाएं दी। किसी वस्तु के प्रति संगत रूप से अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया करने की अर्जित पूर्व प्रवृत्ति को मनोवृत्ति कहते हैं, यानी कि एटीट्यूड कहते हैं। An attitude is a learned predisposition to respond in a continuously favorable or unfavorable manner with respect to a given object। ये एजीन की डेफिनेशन है। इसके अलावा एडवर्ड्स ने भी एक डेफिनेशन दी है, एटीट्यूड इज द डिग्री ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट एसोसिएटेड विद सम साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। खैर, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ हिंदी में भी, मैं अपने सारे क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसी तरह पढ़ाता हूँ। किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबद्ध
सकारात्मक या नकारात्मक भाव की मात्रा को मनोवृत्ति कहते हैं। समझा दे रहा हूं अब जो ये तो उन लोगों ने कहा है। कुल मिला के ये जब हम कोई चीज़ परसीव करते हैं, देखते हैं, स्पर्श करते हैं, छूते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, परसीव करते हैं कहीं से भी, किसी भी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा या अतीन्द्रिय संवेदन करते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन करते हैं, तो हम उसके बारे में एक निश्चित धारणा बनाते हैं। वही हमारा एटीट्यूड है। जैसे ये भी बुरा है, 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 इंडक्टिव मेथड है ये, तो सब बुरे हैं। तो मेरा एटीट्यूड फॉल्ट फाइंडिंग का है, मैं सब जगह बुराई ही देखता हूँ। और अगर ये भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, अरे भाई आप भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं, तो मैं सब जगह अच्छाई ढूंढता हूँ। इंडक्टिव मेथड के अनुसार मैं कहता हूँ सभी बहुत अच्छे हैं, ये इंडक्टिव मेथड कहलाता है। डिडक्टिव होता है जब जनरल से स्पेसिफिक में आते हैं। जब स्पेसिफिक से जनरल में आते हैं, एक स्पेसिफिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हम जनरलाइज कर लेते हैं। इसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं, आगमनात्मक विधि। और जब हम एक जनरल स्टेटमेंट सुनते हैं सभी अच्छे हैं, तो हम सोचते हैं जब सभी अच्छे हैं तो तुम भी अच्छे हो। इसको हम कहते हैं डिडक्शन। ये निगमनात्मक विधि कहलाती है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, किसी क्लास में कोई नहीं बताएगा। और जब ये एग्जाम में लिखते हैं तो आपको भर भर के नंबर मिलते हैं। तो बहुत सारे और भी हैं, सीयर्स हैं और तमाम, उन पचड़े में नहीं पड़ रहा। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे एटीट्यूड के बारे में बता रहा हूं जिसको आपको समझना है। जो अभिवृत्ति या मनोवृत्ति है उसके संबंध में कुछ बातें समझ लीजिए। मानसिक या स्नायुविक स्थिति है, एक मीडिएशनल कंसेप्ट है, बिचौलियाई संप्रत्यय है, कंसेप्ट है, यानी ये बीच में होती है। ये मेंटल एंड न्यूरल स्टेट है, मध्यवर्ती संप्रत्यय है। इसमें इसे जो है परिकल्पित संचरण भी कहते हैं। लिखिएगा एग्जाम में तो देखिए कितना बढ़िया लिखा जाएगा। परिकल्पित संचरण, हाइपोथेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट कहते हैं। मतलब क्या है? कल्पना में हमारे आता है, एक रचना आती है, उसको हम रचित करते हैं और रचित करके सामने वाले का अनुमान लगाते हैं कि ये ऐसा है। तो ये मानसिक, वैसे मैं बताऊं, अगर मुझे ये अभिवृत्ति जब मुझे पढ़ानी होती है गोल्ड बैच में, प्लेटिनम बैच में, फाउंडेशन बैच में, तो 3-4 दिन तक पढ़ाता रहता हूं, 3-3 घंटे के क्लासेस में। यहां तो लिमिटेशन है समय की, तो मैं बहुत ही टू द पॉइंट और कंसाइज ही बताऊंगा। ये मानसिक और स्नायु की स्थिति है। अब स्नायु भी आप नहीं जानते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसे मूर्त रूप में देखना संभव नहीं है। मूर्त रूप में यानी सॉलिड फॉर्म में हम इसको सॉलिडिफाई नहीं कर सकते, इसे हम सॉलिड रूप में नहीं देख सकते। ये न्यूरल रियल्म है, मेंटल रियल्म है, मानसिक स्थिति है, मनोलोक है, कल्पना लोक है। अब दूसरी बात, ऑलपोर्ट बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक हैं। ऑलपोर्ट ने कहा 1935 में, इन्होंने एक रिसर्च की थी, उसमें उन्होंने कहा है ये एक प्रतिक्रिया करने की तत्परता है। इट इज ए रेडीनेस टू रेस्पॉन्ड, रेडीनेस टू रेस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया करने की तत्परता। रेस्पॉन्स क्या होता है? हम कुछ देखते, सुनते, सूंघते, चखते, कुछ भी करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान लेते हैं उसको हम कहते हैं परसेप्शन। हमारे सामने जो ज्ञान उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं एक्सपोजर। तो पहले एक्सपोजर होता है, फिर परसेप्शन होता है, यानी उद्भासन होता है पहले, फिर इसके बाद जो है वो परसेप्शन होता है। तो परसेप्शन के बाद प्रतिक्रिया होती है। इनपुट मिलता है तो प्रोसेसिंग होती है माइंड के अंदर, फिर उसके बाद आउटपुट मिलता है, दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। तो वो आउटपुट है रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया करने की तत्परताएं सबकी अलग अलग होती हैं।
कोई तो तुरंत तत्परता दिखाता है, कोई देर में करता है, किसी में लेटेंट रिएक्शन होता है, किसी में क्विक रिएक्शन होता है। कोई तुरंत अपना एटीट्यूड दिखा देता है, कोई देर से दिखाता है। ऑलपोर्ट ने यह भी कहा कि बड़ा संगठित होता है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड। इसके कई घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, भावात्मक इफेक्टिव और बिहेवियरल। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, संज्ञान लेने वाला घटक, भावात्मक भावनाएं उठने वाला घटक, और क्रियात्मक जो प्रतिक्रिया करने वाला घटक। ये सब होते हैं सारे के सारे। अच्छा, ये जो हमारी जो एटीट्यूड है ये एक तरह से हमारे अनुभव पे आधारित है, जिसको मैक्स वेबर ने कहा है कि वर्स्टेहन। मुझसे पढ़ने वाले वर्स्टेहन के बारे में सब जान गए हैं, मैं बहुत इस्तेमाल करता हूं। जर्मन शब्द है VERSTEHEN, वर्स्टेहन। यानी जो हमने अब तक अनुभव किया है या जो हमने अब तक दूसरों से सीखा है, जो खुद अनुभव किया है वो, यानी आत्मानुभूत सेल्फ एक्सपीरियंस, और दूसरा परानुभूत एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर्स। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आपने सीख लिया, अनुभव भले नहीं किया। इन दोनों से मिलकर बनता है वर्स्टेहन, यानी हमारा निर्वचनात्मक समझ, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, वो बनी। निर्वचनात्मक समझ यानी हम किसी घटना का निर्वचन किस रूप में कर सकते हैं। निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन, निर्वाचन नहीं है महाराज, नहीं कोई निर्वाचन समझ बैठो, निर्वचन। तो हमारा एटीट्यूड इन चीजों से झलकता है। तो जो संगठक हैं इनके अंदर वैलेंसी होती है। वैलेंसी का मतलब है एक आकर्षण शक्ति होती है। हमारे एटीट्यूड से लोग आकर्षित होते हैं। जब आकर्षण शक्ति है तो प्रतिकर्षण भी है। हमारा इतना गंदा एटीट्यूड हो सकता है कि लोग दूर चले जाएं। दूसरे मल्टीप्लेक्सिटी होती है, यानी एक ही मनोवृत्ति में बहुत सी मनोवृत्तियां होती हैं। इसके अलावा कंसिस्टेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं संगति विशेषताएं। यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक में तीनों में संगति होती है, जुड़े होते हैं आपस में, संगति। और मनोवृत्ति पुंज में अंतर संबद्धता। बहुत सारी मनोवृत्तियां हमारी एक साथ चलती हैं और आपस में जुड़ी रहती हैं। एक मनोवृत्ति का पुंज, दूसरी मनोवृत्ति का पुंज, तीसरी मनोवृत्ति का पुंज। जैसे प्रेम की मनोवृत्तियां बहुत सारी हैं। प्रेम के अंदर स्नेह भी आता है, भक्ति भी आती है, और प्रेम भी आता है, यौन प्रेम भी आता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन भी आता है, ये भी सब आते हैं। ये एक पुंज है प्रेम का, ऐसी घृणा का एक पुंज है, ऐसी डर का, भय का एक पुंज है। ये तमाम मनोवृत्तियां। हम प्रेम में भयभीत भी हो सकते हैं कि अगला ब्लैकमेल न कर ले, तो प्रेम के पुंज में भय का पुंज मिल गया, है ना, इस तरह से। तो आज यहीं तक मनोवृत्ति के बारे में। आगे अगर मूड हुआ तो मनोवृत्ति के बारे में और बताएंगे, नहीं तो फिलहाल तो यहीं तक। बहुत विषय हैं, जान तो लो मैं क्या पढ़ाता हूं, कैसा पढ़ाता हूं। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। इस वीडियो का प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप मनोवृत्ति को अपने शब्दों में एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे। लिखिए, कमेंट्स में लिखिए, मैं उसको लाइक करूंगा अगर सही होगा, नहीं होगा तो मैं भी कमेंट करूंगा और कहूंगा ये गलत है। थैंक यू।